सुनते हैं आज की वीडियो में पुरस्कार होटल की एक नाकाबिले यकीन कहानी। जो जो मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आ रही थी, उन तीन दोस्तों के जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इस मर्तबा उनका मरी जाने का मंसूबा था। ये तीनों दोस्त एहतशाम, कदीर और इसहाक हर मर्तबा गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने फिरने जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। उनके वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी और तीनों ही माँ बाप की अकलौती औलाद थे, इसलिए तो उन्हें हर मर्तबा सर्द इलाकों में घूमने फिरने की इजाजत मिल जाती थी। तीनों दोस्त सफर की तैयारियों में मगन थे। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का उन तीनों को बेसब्री से इंतजार था। माँ बाप की दुआएं लेते हुए अपने सफर की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में महवे सफर थे और अपनी मंजिल मकसूद पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफर के बाद वो मरी जैसी पुरफिजा मुकाम पर पहुंच गए। उन तीनों की खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ और चल चल कर पता नहीं कहां से कहां निकल गए। अब हर तरफ रात की स्याही गहरी होती चली गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो तो घूमते घूमते बहुत दूर तक चले गए हैं। इस गलती का एहसास उन्हें उस वक्त भी हुआ जब उन्हें दूर दूर तक किसी होटल वगैरह का आसार न नजर आया। वो तीनों बहुत परेशान हो गए, क्योंकि रात गुजरने के लिए उन्हें किसी महफूज मुकाम की जरूरत थी। वो तो इस जगह को भी ज्यादा न जानते थे। वो तीनों इसी परेशानी में चल रहे थे और साथ साथ नजर दौड़ा रहे थे कि अचानक उन्हें दूर बरकी कमकुमों की झलक नजर आई। वो तीनों बहुत खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। वो वहां जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नजर आया। चलते चलते उस होटल के वो मेन दरवाजे तक पहुंच चुके थे। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि जो होटल बज़ाहिर देखने में पुररौनक नजर आ रहा था, वो पुररौनक न था, बल्कि हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। बिला आखिर वो तीनों मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत थी। वो तो अंदर जाकर घबरा गए। होटल वीरान सुनसान था। बिला आखिर उन तीनों ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर अपने कदम इस्तकबालिया काउंटर की जानिब बढ़ा दिए। इस्तकबालिया पर किसी ज़ी रूह का नामो निशान तक न था। एहतशाम ने चंद मिनट वेट करने के बाद इस्तकबालिया काउंटर की बेल को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद एक शख्स बरामद हुआ। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। एक मुलाजिम के हमरा वो सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम, गर्ज ये कि जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाए, उसके बाद मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो गए। फिर उन्होंने खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद तीनों आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम भूत बंगला ज्यादा लगता है, एहतशाम ने बोला। तुम तो हर चीज को ही आसारे कदीमा से मिलाने की कोशिश करते रहते हो, इसहाक ने जल भुनकर कहा। एहतशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मजाक की सूझी। इतना मत सोचा कर, वरना तेरे सर के बाल ना खिजा रसीदा पत्तों की मानी झड़ जाएंगे। यार, इसको सोचने दो। कायदे आजम की तरह नया मुल्क बनाने के बारे में मंसूबा बंदी कर रहा है, इसहाक ने भी तंज किया। फिर वो तीनों कहका लगाकर हंसने लगे। हमेशा सोच कर काम करने वाला ही कामयाब होता है, ना कि तुम जैसे जाहिल। वो सियाने कहते हैं ना कि आलिम का एक दिन जाहिल के साथ सारी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। कदीर जो अब तक उनकी बकवास सुन रहा था, तंजन बोला, इनकी सुनिए जिनकी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इन साहब की मसाल भी ऐसी ही है, इसहाक ने फिर फितरतन कदीर की बात में कहा। खैर, इसी तरह वो तीनों आपस में बात करते रहे। मुझे तो नींद आ रही है भाई, एहतशाम ने जमाई लेते हुए कहा। तुम तो हो ही फ्रॉडी, जब देखती हो ना कि बाजी पलट रही है तो तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है। कदीर ने अब एहतशाम पर फिक्रा कसा। यार, नींद तो मुझे भी आ रही है, इसहाक ने भी जमाई लेते हुए बोला। बिला आखिर वो तीनों सोने के लिए चल दिए और अपने अपने बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर सोते बने। चंद मिनट बाद कमरे में उन तीनों के खराटे गूंज रहे थे और वो तीनों दुनिया और माफिया से बेखबर नींद की वादियों में गुम हो गए। जिस टेबल के इर्द गिर्द बैठकर वो तीनों खुशखबरियों में मसरूफ थे, अब वहां एक निहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी उन तीनों की जानिब कनखियों से उन्हें देख रही थी।
उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी और वो चमक लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। उन तीनों को अभी सोए ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक इसहाक की आंख खुल गई। इसहाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उन तीनों के गिर्द मटर गश्त कर रहा हो, लेकिन गौर से देखने पर भी उसे कुछ नजर न आया। उसने उसे अपना वहम समझा और फिर वहां से उठकर रफ़ाए हाजत के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम से फरागत के बाद वो दोबारा सोने की गर्ज से अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा। बिस्तर के करीब पहुंचकर वो सोने ही वाला था कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रात के इस पहर कौन हो सकता है? इसहाक बुड़बुड़ाने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा, मगर बाहर दूर दूर तक अंधेरे का राज था। होटल तो अब गुप अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने पूरे होटल की लाइट्स बंद कर दी। इसहाक ने अपने कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिसने दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो दोबारा दरवाजा बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे ऐसे लगा जैसे कोई धीमी चाल चलता उनके कमरों के करीब से गुजरा हो। उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। अब जहन में मुख्तलिफ इकसाम के वसवसे जन्म लेने लगे। दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। फिर अचानक उसे दबी दबी चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब के कमरे से आ रही थी। उसके दिल में तजस्सुस ने घेरा करना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही हर चीज का बगौर जायजा लेता था। उसने अपने पलटते कदम वापस लिए और कमरे से बाहर निकल आया। कमरे को अच्छी तरह बंद करने के बाद उसने अपने कदम उस कमरे की जानिब बढ़ा दिए और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कमरे तक आ पहुंचा जहां से चीख की आवाज सुनाई दी थी। उसने कान लगा दिए। आवाज किसी औरत की थी जो दबी दबी आवाज में सिसकियां लेती हुई रो रही थी। इसहाक ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरचराहट की आवाज पैदा करता हुआ खुलता चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोने और सिसकने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। इसहाक के दिल में एक बार फिर खौफ जमने लगा। उसने डरते डरते कमरे के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी ना था। तजस्सुस की बिना पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रोशन कर लिया। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी बमुश्किल ही कमरे को रोशन कर रही थी, लेकिन वो उस कम रोशनी में ही कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसके हाथ से उसका सेल फोन छूटकर कमरे के फर्श से टकराकर ऑफ हो गया और एक साया उसकी सिमत बढ़ना शुरू हो गया। वो चीख कर गिरा और फिर उस चीज ने उसे भंभोड़ कर रख दिया और वो दुनिया फानी से कूच कर गया। ठक ठक ठक। कमरे के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अब एहतशाम की आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुल गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो दरवाजा खोलने की गर्ज से उठा और मुंह ही मुंह में न जाने क्या बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा, मगर दरवाजे के बाहर कोई न था। वो कमरे से बाहर निकल आया ताकि दरवाजा खटखटाने वाले का सुराग लगा सके, मगर दूर दूर तक कोई न था। होटल मुकम्मल तौर पर तारीक और सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो अपने कमरे में जाने के लिए वापस पलटा, लेकिन चंद कदम ही चला होगा उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर तक कोई नजर न आया। उसने उसको अपना वहम समझा। फिर कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए उसने। अभी उसने चंद कदम का फासला ही तय किया होगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके करीब से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई न था। वो इस बात पर अभी गौर ही कर रहा था कि उसे पायल की झनकार सुनाई दी, जैसे कोई औरत पाँव में पायल पहने धीमे धीमे चल रही हो, और आवाज करीब के कमरे से आ रही थी। वो चंद लम्हे पायल की झनकार पर गौर करता रहा, फिर अपने कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाजा खुल गया। अंदर तो मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। एहतशाम ने अपनी पतलून की जेब से मोबाइल निकालकर उसकी लाइट ऑन कर दी और इर्द गिर्द झांकने लगा, मगर कमरे में उसके सिवा कोई न था। अभी वो वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसे सन्नाटे में एक आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज अपनी जगह से खिसकी हो। उसने एक मर्तबा फिर घूमकर पीछे देखा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। एहतशाम अपनी जगह पर साकित हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
जो कोई भी कमरे में था धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और अपने लंबे और नुकीले दांत उसकी शहरक में पेवस्त कर दिए और उसके गर्मा गर्म खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। उस बला ने उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा चूस लिया। फिर वो बला भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी, लेकिन फिर भी अपनी वहशियाना भूख और प्यास अभी तक न बुझा पाई और वो एक नए शिकार की तलाश में निकल खड़ी हुई। कदीर कमरे में मजे से सो रहा था। यकायक उसकी आंख खुल गई, लेकिन उसकी आंख क्यों खुली उसकी वजह कदीर की समझ से बाहर थी। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा। हर तरफ सन्नाटे का राज था, तारीकी भी कमरे में थी। उसने साइड टेबल से पानी उठाकर पिया। पानी पीने के बाद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था कि अचानक उसे एक चीख की आवाज सुनाई दी। चीख की आवाज दर्द में डूबी हुई और किसी औरत की थी। वो परेशान हो गया कि रात के इस पहर किस बदनसीब की चीख थी। वो हमदर्दी के जज्बे से उठा और दरवाजे के करीब पहुंचकर आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलने के बाद एक औरत कमरे में बैठी उसको बाहर निकलता देखकर मुस्कुराने लगी। उस बदसूरत औरत की हंसी बहुत पुरअसरार थी और वो आने वाले लम्हात का तसव्वुर करके खुशी से झूम उठी। कदीर कमरे से निकलकर बाहर राहदारी में आ गया, फिर इधर उधर झांकने लगा। आवाज की सिमत का तायुन करने की कोशिश करने लगा। उसके कमरे से बाहर आते ही आवाज भी बंद हो गई। अब ऐसी खामोशी थी कि कहीं दूर से झींगरों की आवाज उस खामोशी को कम करने में अपनी नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। जैसे ही वो पीछे घूमा, अपने सामने इस कदर खौफनाक वजूद को देखकर उसे खौफ महसूस होने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब घसीटता चला गया। उसी तरह घसीटते घसीटते वो दीवार से जा लगा और वो खौफनाक वजूद उसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो बला उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई कि कदीर उसकी सांसों की गरमाइश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उस इंतहाई खौफनाक और बदसूरत बला को अपने करीब देखकर कदीर पहले बहुत खौफजदा हुआ और फिर उसने उस बला से निमटने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। कदीर ने बिजली की सी तेजी से अपने दाहिने हाथ का मुक्का बनाकर निहायत बर्क रफ्तारी से उस बला के पेट में चढ़ दिया। वो बला उस गैर मुतवक्का हमले से खुद को ना बचा पाई। अपनी बिखरी सांसों को वो बहाल करने लगी। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर कदीर की जानिब बढ़ने लगी और अब वो उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर होशियार भी थी। फिर उसने बर्क रफ्तारी से कदीर को दबोच लिया और उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गाड़ने ही वाली थी कि उसका मुंह कदीर की गर्दन में पड़े हुए तावीज से टकरा गया। तावीज के साथ टकराते ही वो उछलकर काफी दूर जा गिरी। उस बला के जमीन से टकराते ही जमीन जलजिले की मानिंद हिलने लगी। फिर जैसे ही जमीन हिलना रुकी, वो बला निहायत खौफनाक अंदाज में उठी और कदीर की जानिब एक बार फिर दौड़ लगा दी। कदीर के करीब पहुंचकर उस बला ने एक लंबी जिस्त लगाई और कदीर को दबोचते हुए काफी दूर घसीट कर दूर ले गई। कदीर उसके अचानक हमले से घबरा गया और उसका सांस धूकनी की मानिंद चलने लगा। चंद सेकंड तक वो खुद को एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। वो बला और कदीर आपस में गुत्थम गुत्था थे। कदीर ने अपनी दोनों टांगे मजबूती से उस बला के पेट से जमाकर पूरे जोर से उस बला को खुद से परे धकेल दिया और खुद कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलकर वो एक जानिब दौड़ने लगा कि अचानक किसी चीज से ठोकर लगने से धड़ाम की आवाज पैदा करता हुआ नीचे गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। जैसे ही दोबारा उठकर खड़ा हुआ और भागने लगा तो खुद के सामने उस बला को देखकर ठिठक गया। बला ने कदीर को देखते ही कह कहे लगाने शुरू कर दिए। हा हा हा, तुम मुझे जल देखकर कहां भागोगे। कदीर एक बार फिर उस बला को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ को दौड़ने लगा। वो उस बला के कह कहे सुनकर घबरा गया और एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। इस बार वो गिरते ही उठ खड़ा हुआ और दिल में अल्लाह को याद करने लगा। दफतन उसके कानों में एक भारी और रूपदार आवाज गूंजी, ए बालिक, इस तरह मुसीबतों से घबरा कर भागने से मुश्किलात टल नहीं जाती। डट कर मुकाबला करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। तुम्हारे गले में जो बरगुजीदा बुजुर्ग का बख्शा हुआ तावीज पड़ा है, उसे उतार कर इस बला की गर्दन में डाल दे, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। फिर वो आवाज अचानक बंद हो गई।
कदीर ने जल्दी से अपनी गर्दन में पड़ा हुआ उस बरगुज़ीदा बुजुर्ग का बख्शा हुआ तावीज गर्दन से निकालकर उस बला की जानिब दौड़ लगा दी। बला उसको अपनी जानिब आता देखकर खुश हो गई। कदीर भागता हुआ उस बला से गुत्थम गुत्था हो गया और जैसे ही उस बला ने कदीर की गर्दन पर अपने दांत गाड़ने के लिए मुंह खोला, कदीर ने लपक कर उसकी गर्दन में अपना तावीज डाल दिया। जैसे ही तावीज गर्दन में डला, वो बला ऐसे उछली जैसे बेखबरी में नंगे तार को छू लिया हो। चूंकि उस तावीज में अल्लाह पाक का कलाम लिखा हुआ था, इसलिए तावीज उसकी गर्दन में जाकर उसके जिस्म से चिमट गया और उसकी चीखों पुकार से दरो दीवार तक हिलते महसूस हुए। वो बला चंद सेकंड में राख का ढेर बनकर रह गई। उस बला के राख होते ही होटल के दरो दीवार भी हिलने लगे। दफतन एक बार फिर कदीर के कानों में वही आवाज गूंजी, ए बालिक भाग। चूंकि ये होटल भी इन बलाओं का मस्कन है, इसलिए ये अभी जमी बोस हो जाएगा। कदीर ने वो आवाज सुनते ही बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। चंद सेकंड के अरसे में वो होटल की चारदीवारी से बाहर था। उसके बाहर निकलते ही होटल जमी बोस हो गया और चंद लम्हात में उसका सारा मलबा भी गायब हो गया। जब सुबह का उजाला फैल रहा था, हर तरफ हू का आलम था, अचानक कदीर को अपने साथियों का ख्याल आया तो वो तड़प उठा। वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर वो आवाज गूंजी, बालिक तेरे दोस्त उसकी भेंट चढ़ चुके हैं, उनके गम में अफसुर्दा ना हो और जल्द अज जल्द अपने घर जा, तेरी माँ तेरी राह तक रही होगी। जा घर जा, अपने दोस्तों को भूल जा, वो अब कभी वापस ना आएंगे। फिर वो आवाज आना बंद हो गई। आवाज के बंद होते ही कदीर धाड़े मार मार कर रोने लगा और उस वक्त को कोसने लगा जब वो मरी की सैर के लिए निकले थे। चंद लम्हों बाद जब उसका गम हल्का हो गया तो उसने उस जगह से निकलने में ही आफियत जानी और अपने कदमों को एक जानिब डाल दिया ताकि वो जल्द से जल्द किसी आबाद इलाके तक पहुंच जाए और फिर वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो।